कुछ लम्हों के बाद नासिर ने कहा, हम दादी अम्मा को समझा रहे थे कि डैडी को बैरून मुल्क भेजना जरूरी है। ये दौर हकीमों या झाड़ फूक करने वालों का नहीं है। आपको इसीलिए जहमत दी है कि आप हमारे ख्याल की तस्दीक करके इन्हें समझाएं। बात ठीक है दादी अम्मा, अल्लाह के फजल से आप लोग साहिब हैसियत हैं, बैरून मुल्क जाकर इलाज मुआलजा करा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। वैसे आप इंसारी साहब के सिलसिले में क्या चाहती हैं? मेरे इस मुल्क पाकिस्तान में बहुत से अल्लाह के प्यारों के मज़ारात हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, किस किस के नाम लूँ? मुल्तान तो बुजुर्गों से भरा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में वलीउल्लाह मौजूद हैं। उनसे अपने बच्चे की जिंदगी के लिए अल्लाह से दुआ कराऊंगी। ये मोए गोरे क्या औकात रखते हैं। दादी अम्मा रोने लगी। मेरे ख्याल में दादी अम्मा की बात मान लें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, फिर जो अल्लाह का हुक्म हो। मैंने गोल मोल अंदाज इख्तियार किया। उसी वक्त शाजिया बोल उठी, डॉक्टर साहब आपने ये सर्जरी कैसी की है? इसका क्या मकसद था? मैं इस सवाल पर घबरा गया, ताहम जवाब देना ज़रूरी था। मैं बोला, बस एक ख्याल दिल में था मिस शाजिया, जिसके लिए ये अमल किया है। इंशाअल्लाह मेरे इस इक़दाम से इंसारी साहब को कोई नुकसान नहीं होगा। मुमकिन है बुजुर्गाने दीन मेरी भी लाज रखेंगे। सब खामोश हो गए। मैंने जल्दी से इजाज़त ली और फिर बाहर निकल आया। शाहिद, नासिर और शाजिया मुझे छोड़ने आए थे। वापस आते हुए मेरी ज़हनी कैफियत अजीब हो रही थी। क्या था ये सब? मैंने कई बार डॉक्टर रिजवान से गदूद के बारे में बात की थी। उन्होंने इसका सरसरी तज्जिया किया था, लेकिन उन्होंने अपने तजर्बे के मुताबिक इसे मामूली गदूद करार दिया था। लेकिन वो गदूद, मेरे खुदा, कैसी घनौनी शक्ल की मकड़ी थी, और उसका अंदाज इंसानी खाल जो बड़ी मजबूती से गोश्त से चिपकी होती है, लेकिन मकड़ी उसमें दौड़ रही थी। फिर उसने कैसी खूनी नजरों से मुझे देखा था, कैसी मकड़ी थी, और जावेद इंसारी के जिस्म में किस तरह दाखिल हुई थी। जावेद इंसारी की रिपोर्टों से कुछ पता नहीं चला था कि उसके खून के इन्फेक्शन का क्या राज था। इस तरह की बातें घर में डिस्कस नहीं की जाती, चुनाचे मैंने इन्हें दिल में ही रखा। फिर वक्ते मुकर्रर पर अस्पताल चल पड़ा, जहां मेरी इन दिनों रात की ड्यूटी चल रही थी। मामूलात शुरू हो गए। आरजी तौर पर मैंने उन अजीब वाकयात को जहन से झटक दिया। डॉक्टर सायरा भी ड्यूटी पर थी। उसने बताया कि डॉक्टर रिजवान को किसी इमरजेंसी की वजह से इस्लामाबाद जाना पड़ा है। शायद उन्हें एक हफ्ता वहां लग जाए। उनका चार्ज किसने लिया है? डॉक्टर प्रोफेसर महमूद शाह ने। मेरे लिए तो कोई मैसेज नहीं। ओके, मैं भी 1-2 दिन की छुट्टी करना चाहता हूँ। डॉक्टर महमूद शाह को बता दूंगा। हैरियत, आपकी छुट्टी तो एक अजीब सी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में आप और छुट्टी 2 अलग अलग चीजें हैं। बाय द वे, खैरियत तो है, बस कुछ तबीयत मुज़महिल है। मुझे ये खौफ हुआ कि अब डॉक्टर सायरा की जुबान का चरखा चल पड़ेगा, लेकिन उसी वक्त इमरजेंसी से सायरा की कॉल आ गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। रात को 3 बजे इस्तकबालिया से किसी की कॉल की इत्तला मोबाइल पर मिली। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने कहा, डॉक्टर कामरान साहब, जिन्होंने अपना नाम शाहिद इंसारी बताया है, आपका सेल नंबर मांग रहे हैं। मैंने कहा कि वो अपनी ज़रूरत बता दें, तो उन्होंने कहा कि वो आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। ओ, तो उन्हें नंबर दे दें। मैंने कहा, और किसी कदर परेशान हो गया। खुदा खैर करे, ऐसी क्या बात हो गई कि इस वक्त शाहिद ने मुझे फ़ोन किया है। कुछ देर के बाद मेरे फ़ोन पर कॉल आ गई। जी शाहिद साहब। डॉक्टर कामरान? जी मैं बोल रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर कामरान, मैं सब्र नहीं कर सका, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका नंबर नहीं लिया। हॉस्पिटल फ़ोन करके मैंने पूछा कि आप किस वक्त ड्यूटी पर आएंगे। रिसेप्शन से पता चला कि आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बदहवासी में ये याद नहीं रहा कि परसों सुबह आपसे मुलाकात हुई थी, जब आप ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे। कोई बात नहीं शाहिद साहब, आप खैरियत बताइए। आपने मसीहाई की है डॉक्टर कामरान, हमारे पूरे घर की गर्दन आपके एहसान से झुक गई है। समझ में नहीं आता कि आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। डैडी को होश आ गया है, बहुत बेहतर हालत में हैं। अपने मुंह से चाय मांगी है, हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं। कुछ लम्हे तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल सकी। दूसरी तरफ शाहिद की आवाज दोबारा सुनाई दी तो मैंने संभल कर कहा, मैं भी आपके साथ खुशी में डूब गया हूँ।
मेरी तरफ से तमाम लोगों को मुबारकबाद दे दें। ऐसे नहीं डॉक्टर कामरान, अब आप हमारे लिए सिर्फ डॉक्टर नहीं रहे, हमारे सबसे बड़े मोहसन बन गए हैं। दादी अम्मा तो आपको दुआएं देते थकती नहीं। तो जनाब ये फरमाइए कि कब आएंगे? एक फरमाइश करूं? जी फरमाइए। सुबह को हॉस्पिटल से ऑफ करके आप इधर आ जाइए, नाश्ता हमारे साथ करें। इसके लिए माजरत चाहूँगा शाहिद साहब, मेरी 2 अदद भाभियाँ और वालिदा मेरे साथ नाश्ता करती हैं। मैं बाद में आ जाऊँगा, फिर लंच साथ करेंगे। मुनासिब 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। शाहिद से राब्ता मुनक़ते करके मैं अपनी पसंदीदा जगह पर आ बैठा, लेकिन खुद मेरा जहन खैरतों में डूबा हुआ था। मैं इस बारे में ज़र्रा बराबर नहीं जानता था कि ऐसा कैसे हुआ था। जावेद अंसारी के हर तरह के टेस्ट हुए थे। इंतहाई काबिल और तजर्बाकार डॉक्टर रिजवान ने बड़ी जिम्मेदारी से उसके मर्ज की तशखीस करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। उसके शाने पर उभरे हुए उस गोश्त को भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया था, लेकिन उससे कोई अंदाज़ा नहीं हुआ था। बस वो गदूद मेरे जहन में अटका हुआ था और वही उस बीमारी का जिम्मेदार निकला। अब इस इत्तला के बाद तो कोई शुबा नहीं था। हिकमत और तिब की हिकायतों में कुछ ऐसी दास्तानें सुनी गई थीं कि किसी शख्स ने खाने के साथ कोई छिपकली या कोई जहरीला कीड़ा निगल दिया और वो उसके मेदे में जिंदा रहकर उसकी सेहत को निगल गया, या नाक और कान वगैरह के जरिए कोई कीड़ा दिमाग तक पहुंच गया, लेकिन शाने की खाल के नीचे एक जिंदा मकड़ी छुपी हो और वो खून को फासद करके बदन की तवानाइयां छीन ले। इसकी कोई मिसाल कभी सामने नहीं आई थी। बाकी रात उन्हीं सोचों में गुजर गई। दूसरे दिन घर जाकर मामूलात में मसरूफ हो गया। 2 घंटे नाश्ते के बाद सोता था, फिर दोपहर का खाना खाकर 2 घंटे मजीद आराम, फिर शाम की चाय के बाद ताज़ा दम हो जाता था। आज के लिए निदा भाभी से कह दिया कि दोपहर को लंच पर जाना है, मुझे 11:30 बजे जगा दी। निदा भाभी ने ठीक 11 बजे मुझे कान मरोड़ कर जगा दिया। उनका यही अंदाज होता था। मैंने तैयारियां की और एक खूबसूरत सूट पहनकर तैयार हो गया। छोटी भाभी सानिया ने शरारत भरी नजरों से देखकर कहा, खुदा खैर करे, कुछ हो गया क्या भाभी? ये सच धज कुछ कह रही है मौलाना कामरान। मेरी भाभियां मुझे मौलाना कहती थीं, क्योंकि बचपन ही से मैं रोजे नमाज की पाबंदी करता था। अहले खानदान मुझे मसूद सानी कहा करते थे, क्योंकि हूबहू अपने बाप का हमशक्ल था और जवानी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आखिरी उम्र में वालिद साहब 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार थे। आपके कान जो सुन रहे हैं वो गलत है भाभी जी, मैंने मुस्कुरा कर कहा और बाहर की तरफ चल पड़ा। जावेद अंसारी की कोठी पर पहुंचा तो वहां अजीब सा समा पाया। सारे अफराद बैरूनी बरामदे में मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हत्ता कि दादी अम्मा भी मौजूद थीं, जिन्होंने सबसे पहले मेरी पेशानी को चूमकर दुआओं के अंबार लगा दिए थे। अच्छे लोग थे जो एहसानमंद होना जानते थे। अलगर्ज तमाम रस्मी बातों के बाद जावेद अंसारी तक पहुंचा और खुद हैरान रह गया। मदकूक और यरकान ज़दा जावेद अंसारी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा था। कमजोर तो बेशक था, लेकिन अब रुखसारों पर जिंदगी झलक रही थी। आप हैं डॉक्टर कामरान, आप तो बिल्कुल नौजवान हैं। खुदा आपको खुश रखे। आपको खुश और सेहतमंद देखकर दिली खुशी हुई। मैंने कहा, मुझे क्या हुआ था डॉक्टर साहब? इसका पता नहीं चल सका। मैंने कहा, फिर आपने मेरा इलाज कैसे किया? कुदरत की रहनुमाई से, बल्कि आपका सही इलाज दादी अम्मा की दुआओं से हुआ है। इसके अलावा और मैं क्या कह सकता था? जावेद अंसारी बेयकीनी के अंदाज में मुझे देखने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसका सरसरी मुआयना किया। वो बिल्कुल नॉर्मल था। चेहरे की रौनक बताती थी कि अब उसके खून का फशार बिल्कुल बेहतर हो रहा था। काफी वक्त इन लोगों के साथ गुजरा, उम्दा खाना भी खाया। शाहिद अंसारी ने झिझकते हुए कहा, डॉक्टर कामरान, दादी अम्मा आपको कुछ देना चाहती हैं। मैंने कहा कि आपसे पूछ लिया जाए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत वाले। मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों से मिलता रहूं। अपनों की तरह मेरा एतमाद ना तोड़िए, शुक्रगुजार रहूंगा। मैंने कहा और सबके चेहरों पर शर्मिंदगी नजर आने लगी। सॉरी डॉक्टर कामरान, शाहिद ने कहा, एक खास दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मुझे इल्म है कि किसी वास्ते से आपके डॉक्टर रिजवान से तल्लुकात है। अगर वो आपसे राब्ता करके अंसारी साहब की खैरियत पूछें तो आप उन्हें मेरे या इस वाक़े के बारे में ना बताइएगा। बस यही कहें कि अब उनकी हालत बेहतर है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो कुछ महसूस ना करें। ठीक कह रहे हैं आप।
بے فکر رہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ خود میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ قصہ کیا تھا۔ ممکن ہے کہ کہیں آگے جا کر یہ عقدہ کھل جائے۔ خود کو نارمل رکھنا ضروری ہے۔ رات کی ڈیوٹی کا آخری دن تھا۔ معمول کے مطابق ہاسپٹل پہنچ کر ذمہ داریاں انجام دینے لگا۔ ایمرجنسی میں کچھ وقت دیا۔ کچھ خاص بات نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ میرا پسندیدہ کوریڈور میرے سامنے تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ جگہ مجھے بہت پسند ہے۔ کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے رات کے بے قرار سناٹے میں نظریں جما دیں۔ 12:01 ہوا تھا کہ سامنے کی چھوٹی سی دیوار پر مونا نظر آئی۔ مونا بہت خوبصورت بلی تھی جو تھوڑے فاصلے پر ہاسپٹل کے احاطے میں نرسوں کے کوارٹروں میں کسی نرس نے پالی ہوئی تھی۔ مجھے بچپن سے بلیاں اچھی لگتی تھیں۔ اس بلی کو مونا کا نام میں نے ہی دیا تھا۔ اکثر میرے پاس آ جاتی تھی۔ چونکہ بہت صاف ستھری رہتی تھی اس لیے میں اسے گود میں بٹھا لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا آنا مجھے اچھا لگا۔ میرے پاس آ کر وہ میرے پیروں سے لپٹنے لگی، میری توجہ پا کر اچھلی اور میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ گر گر کرنے لگی۔ ابھی بلی کو میری گود میں بیٹھے 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کوریڈور کے بائیں سمت سے مجھے ڈاکٹر سائرہ آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے گہری سانس لی اور سمجھا کہ اب میرے کان اور دماغ کی خیر نہیں۔ ڈاکٹر سائرہ کی طویل کہانیاں شروع ہو جائیں گی جن میں کسی دوسرے کردار کی انٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ قریب آ گئی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ڈاکٹر سائرہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں نہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اچانک ہی میں نے گود میں بیٹھی بلی کے انداز میں کچھ اضطراب محسوس کیا۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ اس کا بدن پھولتا جا رہا تھا، جس طرح بلیاں کسی دوسری بلی کو دیکھ کر غصے یا خوف سے پھول جاتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے بلی کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا مونا؟ اس دوران ڈاکٹر سائرہ قریب آ گئی، لیکن اسی وقت بلی بھیانک آواز میں چیخی۔ اس نے پوری قوت سے میری گود سے چھلانگ لگا دی۔ اس نے اس بدخواسی سے چھلانگ لگائی تھی کہ خود کو سنبھال نہ سکی اور خاصی آواز سے سامنے کی دیوار سے ٹکرائی۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ وہ زمین پر تڑپنے لگی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بلی کی طرف لپکا۔ میرے دیکھتے دیکھتے بلی 2-3 بار تڑپی، پھر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، زبان باہر نکل آئی۔ او مائی گاڈ! میں بلی کے پاس بیٹھ گیا، اسے ٹٹولنے لگا۔ ایک نگاہ دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ بلی مر چکی ہے۔ اس کی موت کا مجھے شدید افسوس تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، 1 منٹ پہلے یہ بالکل ٹھیک تھی۔ میرے چمکارنے پر میری گود میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ڈاکٹر سائرہ کی طرف رخ کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی حیران ہو کر میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی ہوگی، لیکن وہ نہیں آئی۔ اب وہ کرسیوں کے پاس بھی نہیں تھی، آس پاس بھی کہیں نہیں تھی، ایسی کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ اتنی جلدی چلی جاتی۔ میں شدید حیرانی کے عالم میں کھڑا ہو گیا، چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی، میری گردن خود بہت گھوم گئی۔ میں نے مردہ بلی کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اٹھتے ہی پنجے دبائے اور اتنی لمبی چھلانگ لگائی جو کسی عام بلی کے لیے ممکن نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوریڈور کی دیوار پھلانگ کر دوسری طرف کودی اور رات کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح منہ کھولے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ اسی وقت مجھے دور سے کھٹ کھٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے ان آوازوں کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے میرے منہ سے نکلا، او خدا، میرے خدا! ناقابل یقین منظر تھا۔ وہ ڈاکٹر سائرہ تھی جو بالکل مختلف سمت سے آ رہی تھی۔ یعنی کوریڈور میں جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں دائیں سمت سے ڈاکٹر سائرہ آئی تھی اور گم ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بائیں سمت ڈیوٹی کاؤنٹر کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس کا رخ میری طرف تھا۔ دونوں راستوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کے فاصلے بھی بہت زیادہ تھے۔ میں اچنبے سے اسے آتے دیکھتا رہا۔ جب وہ قریب آ گئی تو غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ سائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ چند منٹ قبل وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ نظر آئی تھی، جو اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ ارے کیا ہوا ڈاکٹر کامران؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، آئیے۔ میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ مجھے علم ہے کہ کوریڈور کے اس حصے سے آپ کو عشق ہے، آپ یہیں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ میں بھی یہاں کی عادی ہو گئی ہوں۔ ایک اور عادت میں نے اپنے آپ پر مسلط کر لی ہے۔ وہ چند لمحے رکی پھر بولی، ذرا بتائیے کون سی عادت؟ چلے میں بتائے دیتی ہوں۔ وہ دیکھیے میری عادت وہ آ رہی ہے۔
उसने सामने इशारा किया। कंटीन का मुलाजिम काफ़ी के बर्तन लेकर आ रहा था। सायरा ने अब भी मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दिया और बोली, बड़ा लुत्फ आता है इस जगह बैठकर काफ़ी पीने में। कल से ड्यूटी बदल जाएगी, इस तरह आज रात की आखिरी काफ़ी है। उसे खामोश होना पड़ा क्योंकि नियाज खान सेंटर टेबल पर काफ़ी के बर्तन सजा रहा था। मैं अलबत्ता इख्तियात से उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि कुछ लम्हे पहले पेश आने वाले वाक़या से सायरा का कोई तल्लुक़ नहीं था। फिर वो कौन थी? बिल्ली उसे देखकर खौफजदा हो गई थी और वो मुर्दा बिल्ली जिंदा होकर कैसे भाग गई थी, कुछ समझ में नहीं आया था। डॉक्टर रिजवान वापस आए। उन्होंने एक बार भी जावेद इंसारी के बारे में नहीं पूछा। जाहिर है कि उन्हें कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं थी। कोई एक हफ्ते बाद मुझे फ़ोन कॉल मौसूल हुई। अजनबी नंबर था। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसानी रिश्ते भी एक मकाम रखते हैं। कौन साहब? मैंने पूछा। जावेद इंसारी। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। हुक्म फरमाइए, मैं हाजिर हो जाऊँगा। किस वक्त आ सकोगे? अर्ज किया ना कि हुक्म फरमाइए। डिनर मेरे साथ करो आज, इंतज़ार करूँगा। बेहतर है, 9 बजे पहुँच जाऊँगा। 9 बजे मेरी कार जावेद इंसारी के बंगले में दाखिल हो गई। खुश इखलाक लोगों ने मामूल के मुताबिक पुरतपाक इस्तकबाल किया, बेहतरीन खाना खिलाया और फिर जावेद इंसारी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गया। उसकी सेहत हैरत अंगेज तौर पर बेहतरीन हो गई थी। पिलाहट गुलाबी रंग से बदल गई थी। बैठो, तुम मेरी निगाहों में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हो, इसलिए कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है और इसलिए भी कि मैं एक अजीब बीमारी का शिकार हो गया हूँ। बीमारी? मैंने चूक कर कहा। हाँ, ख्वाबों की बीमारी, जो मैं जागती आंखों से देखता हूँ। ये तो कोई शायराना सी बीमारी लगती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अफसोस यही है कि इसमें शायरी का कोई उनसर नहीं। जावेद इंसारी मुस्कुराकर बोले और फिर कहने लगे, एक अजीब सी कहानी तुम्हें सुनाने लगा हूँ, बराह करम सुन लो। मेरी मजबूरी है, वरना मैं तुम्हें कभी परेशान ना करता। नहीं नहीं, आप मुझे जरूर सुनाइए। बेशक कई दिन गुजर गए थे, लेकिन मुझे वो अनोखी मकड़ी याद थी और उसका राज जानना चाहता था। मेरे बारे में शायद तुम्हें बताया गया हो कि मैं मुख्तलिफ कामों के ठेके लेता हूँ, ज़मीनों की खरीदो फरोख्त भी कर लेता हूँ। कोई एक बिजनेस नहीं है मेरा, बस जहाँ भी कोई मुनाफा बख्श सौदा नजर आता है कर लेता हूँ। उन दिनों कराची के एक दूर अफ्तादा हिस्से में कुछ काम चल रहा था। चौखंडी एक वसी कब्रिस्तान की हैसियत रखता है। वहाँ मेरे साथ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उन्हीं में एक बलराम नामी हिंदू मजदूर भी था। एक दिन कहने लगा, साहब जी, पास की बस्ती में जमीन पड़ी हुई है जिसका मालिक बंसी राज है। मैंने उसे बताया कि हमारे मालिक बड़े ठेकेदार हैं। बंसी राज ने कहा कि अगर मालिक उसकी जमीन खरीदना चाहें तो मैं बात करूं, वो बहुत सस्ती बेचेगा। वैसे भी उसकी जमीनें स्टील मिल वाले खरीद रहे हैं। मगर बंसी राज एक अनपढ़ बंदा है, वो किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहता। सर जी, आप चाहें तो वो जमीन देख लें, अगर सौदा हो जाए तो क्या हर्ज है, हमारे भी कुछ पैसे बन जाएंगे। मुझे उसकी बात अच्छी लगी क्योंकि मैं ऐसे सौदे करता रहता था। मैंने उससे वादा कर लिया कि अब मैं उसके साथ चलूंगा। फिर एक दिन मैं बलराम के साथ जमीन देखने चल पड़ा। कोई पौन घंटे के सफर के बाद बलराम एक गोठ में दाखिल हुआ। छोटा सा गोठ था, कोई 20-25 घर होंगे, लेकिन उजड़े और वीरान से, इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैंने हैरानी से कहा, बलराम, क्या यहाँ कोई नहीं रहता? पहले ये बस्ती आबाद सी साहब जी, फिर लोग यहाँ से चले गए, अब सिर्फ बंसी राज रहता है। इधर ढलान में उसका घर है। मैंने जीप उसके इशारे की तरफ मोड़ दी। ढलान के इख्तिताम पर एक झोंपड़ा नजर आ रहा था। झोंपड़े के गिर्द बेहद वसी जमीन थी जिसके गिर्द ऊंची ऊंची झाड़ियों का हिसार था। उन्हीं में एक दरवाजा नजर आ रहा था। बलराम के इशारे पर मैंने जीप दरवाजे के पास रोक दी। अंदर से अजीब सी बिनबनाहट की आवाजें उबर रही थीं। आइए सरकार, बलराम ने कहा और मैं उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अहाते के अंदर बहुत से लोग चादरें ओढ़े बैठे हुए थे। उनके जिस्म और चेहरे मैली चादरों से ढके हुए थे और गर्दनें झुकी हुई थीं। मुंह ही मुंह में कुछ बदबदा रहे थे। बिनबनाहट जैसी आवाजें उनके मुंह से बुलंद हो रही थीं। ये सब क्या है बलराम? मैंने अपनी आवाज की लर्जिशों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। पदम कथा हो रही है सरकार, आते हैं बंसी राज। बलराम के लहजे में अजीब सी तब्दीली थी। मेरे बदन से सर्द लहरें उठ रही थीं।